अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे जरा इंडिया की और पाकिस्तान की ऑब्वियसली। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो मोहित यूसुफ साहब जो हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन है, उन्होंने इंडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बात की थी कि किस तरह से भारत जो है वो इन्वॉल्व है, जो जिस तरह से पाकिस्तान पर इल्जाम लगता रहता है कि हर वक्त टेररिज्म को सपोर्ट करने का, फंडिंग करने का, तो वही चीज उन्होंने भारत के बारे में बताई और ये भी कहा है कि एपीएस जो स्कूल बच्चों का जो था, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, उस पे अटैक में भी इंडियन ही इन्वॉल्व है। तो ये सारी बातें कर रहे थे वो उस टीवी चैनल पे और इसी तरह के मजीद टॉपिक्स के साथ हम आज आए हैं और हमें जी ज्वाइन किया है वैभव सिंह जी ने, जो कि आप जानते ही हैं कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमें भारत से ज्वाइन करते हैं और बहुत जबरदस्त बोलते हैं और बहुत जिसे कहते हैं बढ़ के बोलते हैं, कुछ ढकी छुपी बात नहीं करते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भी उसी तरह से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वैभव जी कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं उस पर आऊंगी कि आपने होपफुली देखा होगा कि उन्होंने बात की है इंडियन मीडिया के साथ, मोहित यूसुफ साहब ने। क्या कहेंगे आप? उन्होंने एक स्टेट की लाइन जो है वो उन्होंने टो करी है। और मोहित यूसुफ के बारे में मैं क्या बोलूं। ड्यूअल सिटीजन है, अमेरिकी शहरी भी है, पाकिस्तानी शहरी भी है। मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने स्ट्रेटेजिक जो डिवीजन है आपकी मुल्क का, वो आपने एक अमेरिकी के हाथ में दे रखा है, बिकॉज ही इज मेंबर ऑफ द कमिटी विच टेक्स डिसीजंस ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी। तो अब ये आपकी और आपकी आवाम के हाथ में है कि क्या आप एक ऐसे बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो कि दोहरी शहरियत रखता हो और आपके मुल्क का एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने से पहले वो यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, यूएसआईपी, वो उसका वाइस प्रेसिडेंट था। वो एक हुकूमती इदारा है, वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का इदारा है। इट इज नॉट लाइक एनी अदर थिंक टैंक। वो ऐसा कोई थिंक टैंक नहीं है जैसे कि कोई प्राइवेट हो, कार्नेगी इंडोमेंट ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या उससे जो एनजीओ से जुड़ा हुआ है थिंक टैंक नहीं है। वो वहां की हुकूमत का थिंक टैंक है। उसका वाइस प्रेसिडेंट था, यानी कि वो एक मुलाजिम था। हालांकि पाकिस्तान में तो ये बड़ा फेमस है, आपके यहाँ राहिल शरीफ जो आपके आर्मी चीफ थे, वो आज सऊदी अरबिया की जो हुकूमत है उसके मुलाजिम है। तो ये मुलाजमत करने का जो कल्चर है, जो नौकरी करने का कल्चर है दूसरी हुकूमतों के ताबे रह करके, और फिर उसके बाद वो हुब्बुल वतन भी हो जाते हैं। पाकिस्तान अगर आर्मी ने सर्टिफिकेट दे दिया हो तो आज वो हुब्बुल वतन भी है। वो आपके न्यूक्लियर पॉलिसीज भी वो डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर मीटिंग्स में बैठते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे बातें करते हैं। एक तो आपने कहा कि उन्होंने इंडियन मीडिया से बात की। मैं एक चैनल चलाता हूँ, डिफेंसिव ऑफेंस यूट्यूब चैनल चलाना अच्छी चीज है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो फ्यूचर है वो टेलीविजन न्यूज का नहीं है। ये 10-5 साल के अंदर ये सारे खत्म हो जाने हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही चलेंगे, चाहे वो एप्लीकेशंस के थ्रू चले या यूट्यूब के थ्रू चले। लेकिन द वायर जो है, द वायर की व्यूअरशिप मेरे चैनल डिफेंसिव ऑफेंस का चैनल भी छोड़ दीजिए, किसी भी जो नॉर्मल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का जो चैनल्स होते हैं उनसे भी कम है। तो और वो उस चीज को मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके यहाँ का जो सो कॉल्ड पाकिस्तान में जो लिबरल मीडिया है वो सेलिब्रेट कर रहा है। मैंने मुबशिर जैदी साहब का मैंने देखा ट्वीट, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई बड़ा अच्छा बोला। और ये आपको एक नॉन पंजाबी एक्सेंट में इंग्लिश बोलने वाला एनएसए मिल गया और आप लोग मतलब उसी से नहीं फुले समा रहे हैं कि यार इंग्लिश में बात कर ली उसने, जो है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंडिया में। तो ठीक है भाई, आप सेलिब्रेट करें। उन्होंने जो जो बातें करी उन बातों में सब्सटेंस क्या था, ये सबसे बड़ी चीज है। क्या कोई सब्सटेंस था? उन्होंने देखे 3-4 जो मोटी मोटी बातें करी, मैं उन पे बात आ जाता हूँ। और फिर ये पाकिस्तान के जो लोग देखेंगे ये वीडियो, शायद फिर वो इस चीज पर डिसीजन ले कि वो क्या थी। अब जैसे उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि भाई 2014 जो एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे जो हमला हुआ था वो रॉ ने कराया था, हमारे पास प्रूफ है। तो भाई 6 साल हो गए, आपको 6 साल बाद प्रूफ मिले। भाई आपके पास तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, नंबर 1 एजेंसी को 6 साल लग गई है पता करने में कि ये एटीएस जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे अटैक जो है वो रॉ ने कराया था।
चले ठीक है, आपको सबूत मिल गए, आप तो आप सबूत को आप क्या कर रहे हो, उस सबूत को आप सुपार में सैटेलाइट पे डाल के कहीं आपको मार्स पे भेजना है? भाई वो जो सबूत आपको मिले हैं वो सबूत आप ले आप अपनी दुनिया को छोड़े, आप अपनी मीडिया पे पब्लिक कर दे, आरजू काजमी को दे दे, हामिद मीर को दे दे, अपने किसी बंदे को दे दे, अपनी मीडिया में चलवा दे वो सबूत और एक्सपोज कर दे इंडिया को। आप नहीं कर टाइम रहे। तो चले हो जाता है, टाइम तो अगर वो कह रहे हैं कि 6 साल के बाद मिला है तो चले कोई बात नहीं, इस तरह की चीजों में टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन हाँ उन्हें वो पब्लिक जरूर करना चाहिए, और बल्कि अगर सही है तो यूनाइटेड नेशन में भी लेके जाना चाहिए। भाई वो यूनाइटेड नेशंस लेके जाए, वो कोई और से बड़ा इदारा हो उसके पास लेके चले जाए, मैं कहाँ ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अपनी आवाम को तो दे, अपनी आवाम को दिखाएं कि भाई देखें ये सबूत है, हमारे बच्चों को जो मारा था वो रॉ ने मारा था, दे सबूत। भाई आप अपनी कौम के ऊपर एतमाद नहीं है आपका, आप चाहते हैं दुनिया आप पे एतमाद करे, आपकी इन एलिगेशंस पे एतमाद करे, क्यों करेगी भाई? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में थिंक टैंक्स बने हैं, वो थिंक टैंक्स एज द फ्रंट यूज होते हैं बलूचिस्तान में फंडिंग कर, टेररिस्ट को फंडिंग करने। अब मैं इस बात में क्या मैं बोलूं भाई, फिर वही बात कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी आपके पास है, अफगानिस्तान आपका बैकयार्ड है, तालिबान आपके दोस्त है, उनकी फैमिलीज आपके यहाँ रहती हैं, पेशावर में, इस्लामाबाद में। भाई आपके बैकयार्ड से रॉ पैसा, इंडिया से पैसा लेके अफगानिस्तान जाती है रॉ, आपके बैकयार्ड से अफगानिस्तान से पैसा उठा करके बलूचिस्तान लेके चली जाती है जो आपके घर में है। तो ये आप किसका रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं? मैं मान लेता हूँ ये बात सच है, ये रिपोर्ट कार्ड किसका है? ये किसका फेलियर है? ये आपकी एजेंसी का फेलियर है ना भाई। आप बता रहे हैं हिंदुस्तानियों की भाई देखें रॉ जो है वो इस तरह से पैसे आपके यहाँ पहुंचा रही है, तो भाई किसकी फेलियर है? ये आपका फेलियर है, आपके इदारों का फेलियर है। तो आप तो हमें ना बताएं, आप हमें ना बताएं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कैसा हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि फॉर द आर्गुमेंट से मैं मान लेता हूं। ओके। ठीक है, ठीक है, जो वो कह रहे हैं वो सच सच हो, अगर वो सच भी है तो भी वो फेलियर तो आपका है ना। किसका फेलियर है कि आपके बैकयार्ड से पैसे जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अफगानिस्तान से बलूचिस्तान चले जा रहे हैं, यू आर एबल टू डू नथिंग अबाउट इट। दूसरी चीज, अब देखिए तीसरी बात, अब उन्होंने कहा कि असलम मचू जो कि बीएलए का कमांडर है, हमारे पास शवाहिद है कि उसका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ था, हमारे पास रसीदें हैं जी। ठीक है, पूरी आवाम चिल्लाते चिल्लाते थक गई, पूरी अपोजिशन चिल्लाते चिल्लाते थक गई कि जनरल साहब रसीदा कड्डो। जनरल साहब से तो रसीदें निकलवा नहीं पाए आप। ठीक है, आपने दिल्ली के अस्पताल की रसीदें आपको मिल गई हैं, आप उसकी बातें कर रहे हैं कि भाई हमारे पास रसीद है इस चीज की कि इसका असलम मच्चू का जो इलाज है वो दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ था। तो मैं यही चीजें आपके आवाम से मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये बातें इतनी खोखली है ये, बिकॉज आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आपको आपको प्रूफ्स के साथ बात करनी चाहिए। आप कहते हैं जी हम डोजियर देंगे, आपने एक बार और डोजियर दिया था यूएन में, वो इंडिया के अगेंस्ट की ये इंडिया टेररिज्म कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया, बोलते हैं कि दीज आर मेयर एलिगेशंस, देयर इज नो सब्सटेंस इन दिस डोजियर। इस डोजियर के अंदर कोई रेफरेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, कोई प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है, दीज आर मेयर एलिगेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस का रिमार्क था, मेरा रिमार्क नहीं है। तो आप फिर एक डोजियर बनाए, वो डोजियर आप लेके चले जाए। बेसिकली बात यह है कि एफएटीएफ ने आपको जो 42 ऑब्लिगेशंस दिए थे पूरे करने के लिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, उसमें से 40 पे आप खरे नहीं उतरे हैं, 40 पे। तो अब आपको अटेंशन डाइवर्ट करनी है, तो आपको अटेंशन डाइवर्ट करनी है तो भाई आपने ये ढूंढ लिया एक बंदा कि भाई चलो ठीक है तुम जाओ और जाकर के इंडिया को एलिगेशंस लगाओ, आप मेजर गौरव के खिलाफ लगाओ, आप दुनिया भर के खिलाफ लगाओ, भाई आपकी मर्जी है, आप करें, आपकी आवाम है, आपको अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना भी मैं तो नहीं कर सकता। आपको नहीं, मगर वैभव जी इस तरह से अटेंशन डाइवर्ट तो नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान इनकेस जैसे कि है ही ग्रे लिस्ट में है, और वो भारत के लिए भी यही बात करता है, और भारत भी अगर इनकेस आ जाता है ग्रे लिस्ट में या किसी में भी, तो उसमें से पाकिस्तान तो नहीं निकल जाएगा ना। पाकिस्तान की पोजीशन तो वही रहेगी जब तक वो खुद को क्लियर ना करा दे। तो ये कहना कि वो अपने ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, तो वो कैसे होगी? क्योंकि वो तो तभी होगी ना अगर वो आपको जो है वो एंटर कर दे जी ग्रे लिस्ट पर, हमें हटा दें, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। देखिए ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, इसमें टोटल
50 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बैन करी हैं, उनको प्रोस्क्राइब किया है एज अ ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इनमें फिर एक्टिव दिखाइएगा प्लीज। मैंने क्योंकि सोलो पे ना देख लेंगे। ठीक। ठीक। ये सारी लिस्ट है। हम्म। आप ये लिस्ट भाई आपके यहाँ, अगर मैं नाम बता देता हूँ, सिपाही साहबात, तहरीक नफ्ज शरीयत मोहम्मदी, लश्कर जंगवी सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान, तहरीक जफेरिया पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, मुजाहिदीन तंजीम, राबिया ट्रस्ट, अल राशिद ट्रस्ट, अल अख्तर ट्रस्ट, तहरीक जिहाद इस्लामी, तहरीक निफाज फिक्र जफरिया, इस्लामिक स्टेट, मतलब अल कायदा। आप पढ़ते जाइए नाम, ये 50 नाम है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आपके मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, और आप ये एक्सपेक्ट कर आप, और आपका जो नैरेटिव आप चलाते हैं, यानी जो पाकिस्तान की जो रियासत चलाती है नैरेटिव, क्योंकि जी हिंदुस्तान साजिश करता है, तो हिंदुस्तान ने हमको साजिश करके FATF ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, आपके मुल्क में ये नैरेटिव चलाया जाता है कि जी हिंदुस्तान करता है, इसलिए हमको इस तरह से फंसाया जाता है, अदरवाइज ये हम तो बड़े सादिक और अमीन लोग हैं। तो भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो बैन करी हुई हैं, ये जो नाम मैं बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ क्यों एग्जिस्ट करती हैं? ये क्या बेचती है? छोले बेचती हैं, कुल्फी बेचती है, क्या करती हैं ये तंजीमें? किस जुर्म में इनको जो है प्रोस्क्राइब किया गया है? अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे हम लोग शो से पहले भी मैं आपको बता रही थी कि आजकल लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल शुएब साहब अपनी वीडियोस बना रहे हैं, तो इसी तरह की बात में उनको किसी ने कोई इंडिया से शायद लेटर लिखा, वो लेटर्स के जवाब देते हैं अपने शो में। तो यही बात हो रही थी अब हाफिज सईद साहब का, उन्होंने कहा कि जी हाफिज सईद जो है उनके सर के ऊपर अमेरिका ने $100 मिलियन की रकम रखी है, कि कोई साबित कर दे कि बम्बई अटैक में इनका हाथ है तो उसको वो मिलेंगे। तो अब उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई होता, कुछ होता, तो अभी तक वो 100 मिलियन कोई ना कोई ले गया होता। तो आप किस तरह इस बात को देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक कोई क्यों नहीं वो रकम हासिल कर सकता? अब देखिए, अमजद शोएब साहब ने ये, मतलब मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इन बातों का क्या जवाब, कि अमेरिका ने ये इनाम इसलिए रखा है कि जो साबित कर देगा कि वो मुलव्विस है, तो उसको ये पैसे मिलेंगे। ये ट्विस्ट वही है कि ये जो आपकी रियासती जमूरे हैं, ये इनको रियासत इस्तेमाल करती है चीजों को फज करने के लिए, उनको घुमाने के लिए। भाई वो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। हाफिज सईद इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो अगर वो साबित नहीं हुआ तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल ने डेजिग्नेट कैसे कर दिया टेररिस्ट? ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका ने उसके हेड मनी रखी है, उसकी हेड मनी रखी है, तो हेड मनी आप इसलिए नहीं रखते कि भाई उसामा बिन लादेन के साथ जो हेड मनी रखी थी वो इसलिए रखी थी कि कोई साबित कर दे कि उसामा बिन लादेन ने 9/11 का अटैक करा था, तो हम उसको दे देंगे। क्या ये बात थी? इसलिए हेड मनी रखी थी। ये देखिए, इस तरह से कौम को कंफ्यूज किया जाता है। ये तरीके हैं, ये टेक्निक्स हैं, और ये काम करती है। मतलब मैं नहीं कहता भाई वो ISPR को रिपोर्ट करते होंगे शायद, और ISPR तो उनका तो काम ही यही है कि भाई आपको नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, तो आप नैरेटिव कैसे बनाएंगे? आप जिस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सकते उस पर आप आवाम को कंफ्यूज कर दें। सबसे आसान तरीका यही हुआ ना, अगर हम नहीं डिफेंड कर सकते हाफिज सईद को, तो हाफिज सईद को लेके आप आवाम को कंफ्यूज कर दें, लोग कंफ्यूजन में रहे, उनको लगे यार ये टेररिस्ट है या नहीं है, ये टेररिज्म करता है या नहीं उन्होंने करता। तो आप उन्होंने ये कहा कि मुंबई अटैक में बार बार हाफिज सईद का नाम लिया जाता है, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर जो $100 मिलियन का इनाम है तो वो कोई क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि उन्होंने वो डॉलर्स जो है वो इसलिए है कि ये साबित कर दो कि कहीं से इनका लिंक है मुंबई अटैक में। एनीवे, एक उन्होंने ये बात की। दूसरी बात उन्होंने ये की, जो थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि जो हर वक्त आपके यहाँ बहुत कहा जाता है कि जी 71 में 93,000 जो थे सोल्जर्स थे वो वहां पे उन्होंने सरेंडर किया था, और ये वो आपको पता है टीवी पे भी आपकी बात होती रहती। तो उन्होंने कहा कि आपके जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे मानिक शाह, उनका इंटरव्यू है किरण थापड़ के साथ, और उन्होंने कहा कि जी टोटल 28 से 30,000 फौज थी पाकिस्तान की, और इंडिया की 4.5 लाख फौज थी, यानी एक हमारे फौजी के ऊपर आपके 15 फौजी थे। तो 93,000 कहाँ से आ गए?
और कैसे वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो जो आप लोग पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, लेकिन ये कि वो ये बात को भी वो कह रहे हैं कि गलत है, बिल्कुल झूठ है, अपने ही लोगों को, उन्होंने ये कहा अपनी वीडियो में कि इंडिया वाले अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, आप एक सहाफी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, आप उस समय की जो भी ग्लोबल पब्लिकेशंस हैं, जितनी भी ग्लोबल पब्लिकेशंस हैं, आप उन सब का रिपोर्ट ऑनलाइन गूगल पे निकाल लें और देख लें कि उस समय की मीडिया, जो ग्लोबल मीडिया, चाहे बीबीसी हो चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, उन्होंने क्या रिपोर्ट करा था, उन्होंने क्या नंबर स्पोर्ट किए थे। सही। अमजद शोएब साहब झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत साफ झूठ है, बिकॉज उस समय की ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, 93,000 जो फौजी आए थे यहाँ पे, सबके नाम लिखे हुए हैं, सबके रिकॉर्ड हैं इंडिया के पास। ठीक है, सबकी ये एंट्री चीज हुई है, गूगल पे मौजूद है, कि आप कह रहे हैं ये चीज गूगल पे सबकी, मौजूद है। हाँ, सबकी एंट्रीज हुई हैं, बिकॉज उनको हमने महीनों यहाँ रख के खाना खिलाया है, ब्लैक लेवल पिलाई है, तो हमको पता है हमारा खर्च हुआ है, तो हमारे पास उसका भी हिसाब है। और फौज में, पाकिस्तान की फौज का मुझे नहीं पता, बट हिंदुस्तान की फौज का ये कल्चर है कि हमारे यहाँ हिसाब किताब बहुत बराबर रखा जाता है। 1 रुपए का भी अगर कहीं ट्रांजेक्शन होता है तो वो चीज, उसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम बना होता है, चेन ऑफ कमांड्स का, वहां से वो चीजें पास होती हैं ऑन पेपर। 1 रुपया भी कोई इंसान बिना कहीं साइन किए आप नहीं इधर उधर कर सकते, तो हर चीजें रिकॉर्ड पे होती हैं। तो उन 93,000 फौजियों के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उस समय के ग्लोबल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो आप उठा लें, देख लें, उस समय के वीडियो है, बीबीसी की रिपोर्ट है, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, वो जर्नलिस्ट वहां ऑन ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस समय के, तो वो देख ले, वो आपको उसमें आपको पता चल जाएगा कि 93,000 थे या नहीं। अमजद शोएब साहब, मैंने आपको जैसे कहा, जब आप आवाम जिस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सकते आवाम के सामने, उस इशू को आप आवाम को कंफ्यूज कर दीजिए। जब आप आवाम को कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कि अब एक एग्जांपल था, मैं देना नहीं चाहता हूं, बट ये बहुत पुरानी टेक्निक है, ये आज की नहीं है। ये जब पॉल जोसेफ गोबल्स जब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था नाजी जर्मनी का, ये उस तरह की टेक्निक है, आज की नहीं है। सही। लेकिन एक चीज और भी बहुत चली यहाँ पे कुछ अरसे से, बल्कि अभी तक चल रही है, कि जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पे आप मेजर गौरव जब बात करते हैं तो कहा गया कि जी, जो कि पाकिस्तानी मीडिया पे भी काफी चला आजकल, बल्कि पिछले हफ्ते भी शायद मैं गई थी लास्ट वीक किसी शो में, तो वहां भी बात हो रही थी कि वो कहते हैं जी बलूचिस्तान पे अटैक कर दो, पाकिस्तान में अटैक कर दो, कभी कहेंगे शिया सुन्नी फसाद कर दो, कभी मौलवियों को पैसे देने का, तो खैर मैंने भी सुना। तो वो इस तरह की बातें करते हैं, तो इनको भी जो है मेजर गौरव बारिया को भी जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर करवा देना चाहिए। तो उसके लिए बल्कि कोई, मैंने कहीं से सुना कि कोई तैयारी भी हो रही, कोई पेपर भी तैयार किए जा रहे, कि इन्हें भी यूनाइटेड नेशन में पेपर दे देने चाहिए कि देखें जी, ये भी एक तरह की टेररिज्म है जो बैठ के ये अपने शो के जरिए पूरे में फैला रहे हैं। तो क्यों ठीक है, ऐसी ठीक है। नफरतें क्यों फैला रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मेरा चैनल जो है वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और जियो पॉलिटिकल इशूज के ऊपर है। मैं फिल्मों के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, हाँ, मैं इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी वीडियोस नहीं हाँ, बनाता। ठीक है, मैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, मेरा चैनल प्योरली स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर होता है। हाँ। तो अब मैं उस पर वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं ये बातें नहीं करूंगा, तो और मुझे क्या बातें करनी चाहिए? क्या मुझे मैडम नूर जहाँ के गाने बजाने चाहिए अपने चैनल पे? ठीक है, मैं तो बहुत, मैं देखिए, मैं बहुत साफगोई से बात कर रहा हूँ आपके चैनल पे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चलिए, गौरव आर्या ने बात कही, ये मेरा भी स्टैंड है, ठीक है, कि इंडिया को इंटरफेयर करना चाहिए पाकिस्तान में। अगर आपके यहाँ कश्मीर में अगर कोई कंट्री इंटरफेयर कर रही है, आपके यहाँ पे जो सीए के प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनमें अगर वो इंटरफेयर कर रही है, आपकी कंट्री खालिस्तान का जो पूरा इंडिया का जो पूरा मेस चला लेट 90s में, और फिर उसको दोबारा रेफरेंडम 2020 और दुनिया भर की चीजें वो प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी कि वो इंटरफेयर तो कर रहे हैं। तो अगर वो आपके यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या रोकता है कि आप उनके यहाँ इंटरफेयर करें? टिट फॉर टैट, ये एक बहुत पुरानी पॉलिसी है। तो मैंने कहा कि भाई करना चाहिए, गौरव आर्य भी भाई कहते हैं करना चाहिए, जो काम वो आपके यहाँ करते हैं, आप वो काम आप उनके यहाँ करें। तो इसमें क्या गलत बात कर दी? पहली चीज। दूसरी बात कि गौरव आर्य के खिलाफ आपको जाना है यूनाइटेड नेशंस, चले जाए, सबूत लेकर के बता दें कि भाई देखें ये वीडियो है, ये शिया सुन्नी फसादात की बात कर रहे हैं कि शिया सुन्नी फसाद करो। लेकिन जरा वो वीडियो भी दिखाएं अपनी आवाम को, जो इमरान खान साहब ने काशिफ अब्बासी को एयरवाई न्यूज में बैठ के इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा है कि काशिफ, मेरे पास सिपाही साहबा वाले आए,
और एक न्यूज एंकर उनको लेके आए, सिपाही साहबा वालों ने मुझसे कहा कि जी हमारी शियों के साथ दोस्ती करा दे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं क्या दोस्ती करा दूं, कैसे करा दूं? तो उन्होंने कहा कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आपकी आईएसआई और पाक फौज जो है वो जब चाहती है वो हमको लड़ा देती है, शियों को मरवा देती है हमारे थ्रू, और फिर बाद में जो है कि जब उनका काम मकसद पूरा हो जाता है तो फिर अबैंडन कर देते हैं। तो हम नहीं चाहते शियों के साथ लड़ना, तो आप हमारी वहां से दोस्ती करा दें। तो भाई एक इंडिविजुअल मेजर गौरव आर्या जिसको रिटायर हुए 20 साल हो गए, उसको रिटायर हुए 20 साल हो गए, ही इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल जो कि एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल पे जो कि किसी और को बिलोंग करता है, वो मेरा चैनल है, उस पे आकर के ही एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन कि भाई ये होना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए। इट इज हिज ओपिनियन, यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक, बट वो तो ये चीज कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, इंडिया को करना चाहिए। लेकिन आपका तो जो सिटिंग वजीर आजम है, जो आज आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो ऑन रिकॉर्ड न्यूज चैनल पे, मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के ये कबूल कर चुका है कि मेरे पास सिपाही साहबा वाले आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें यूज करती है शियों को मरवाने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि जब ये जो भी सबूत हैं, जब ये लेके यूनाइटेड नेशन जाएंगे कि मेजर गौरव आर्या ने डिफेंसिव ऑफिस में बैठ के ये बात कही है, तो आप इसे दहशतगर्द घोषित कर दो, डिक्लेयर कर दो। तो गौरव आर्या फिर ने अगर वहां इमरान खान की वीडियो चला दी तो क्या फिर कमर जावेद बाजवा को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करवाएंगे? बिकॉज पाक फौज तो उसके ताबे है ना। तो ये सारी चीजें रहने बातें करनी है। वही मैं कह रहा हूं कि आपकी आवाम को, बिकॉज आपके यहाँ पे इस समय इन्फ्लेशन, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपको पता है आटा जो है 1500 रुपए की बोरी बिक रही है, जो 50 रुपए 53 रुपए किलो चीनी थी आज 110 रुपए किलो बिक रही है। बिजली के बिल जो कभी 1000 रुपए जिसके आते थे, आज उसके बिजली के बिल 15-15 हजार आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आवाम की ये हालत हो कि उसको ये इलेक्ट करना हो, आज ही शाहिद खाकन अब्बासी जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, वो जियो न्यूज में हामिद के साथ आज ही बैठे हुए, तभी 1 घंटे पहले लाइव चल रहा था प्रोग्राम, वो ये कह रहे थे कि जी आवाम के पास बस ये चॉइस रह गई है, या तो वो अपने बच्चों को बिजली दे लें या उनको रोटी दे लें। बिजली का, बिकॉज अगर बिजली का बिल दे देते हैं तो सारी कमाई उसमें चली जाती है, रोटी नहीं खिला सकते, और अगर रोटी खिलाएंगे तो बिजली जो है वो काटी जाएगी, बिकॉज बिल पे नहीं होगा, तो उससे जो है समाज में बदनामी है, बेइज्जती है कि बिजली का बिल नहीं पे कर रहे, इनके पास इतने पैसे नहीं। तो आप क्या, गुजरावाला में तो जो है कि रैली कल है, लेकिन आज की तारीख में जो लोग सड़कों पे इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ना कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मेंबर है, ना पीएमएलएन के मेंबर है, ना पीपल्स पार्टी के मेंबर है, ठीक है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कि अपनी शर्टें उतार के और कमीजें उतार करके जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, जाके जरा उनको, भाई आपको, बिकॉज आपको अटेंशन डाइवर्ट करनी है, तो आपको अटेंशन डाइवर्ट करनी है, तो जो आप हिंदुस्तान की बात कर लें और मेजर गौरव आर्या की बात कर लें, डिफेंसिव ऑफेंस की बात कर लें, आप अपनी, ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है कि आपको मुल्क के जो असली मसाइल हैं आपको उन पे बात नहीं करनी है, आपको अटेंशन डाइवर्ट करनी है, तो आप ये करेंगे कि जी हमको शवाहिद मिल गए, 6 साल बाद मिले आपको सबूत, और उसी इंटरव्यू में नहीं चले ठीक है, हम मुबारकबाद देते हैं, मिल गए, जाए और बेनकाब करें, मैं तो मेरी गुड विशेस दे रहा हूं, बट उसी इंटरव्यू में उसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जब उसको यूगर मुसलमानों के बारे में पूछा गया है सिंकियांग के, तो बोलता है कि इट इज अ नॉन इशू, इस्लामिक, मतलब जो आप क्या बोलते हैं, रियासत मदीना, ठीक है, रियासत मदीना का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो ये कह रहा है कि जो यूगर मुसलमानों को मारा जा रहा है, इट इज अ नॉन इशू, वो कोई इशू ही नहीं है। आपकी आवाम, वो वीडियो मैं चाहता हूं कि ये जो तारीफें कर रहे हैं मुबशिर जैदी साहब और ये दुनिया भर के जो भी है, ये मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से इन चीजों को वो टॉलरेट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ही इज स्पीकिंग गुड इंग्लिश, ठीक है, विदाउट पंजाबी एक्सेंट। आप लोग मतलब बिल्कुल आवाम जो है लेटी जा रही, जैसे कि वो इमरान खान तकरीर करके आ गया था यूनाइटेड नेशन में, पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पहुंच गई उसको लेने के लिए। लेकिन वैभव जी, डुअल नेशनल होना कोई गलत बात तो नहीं है, बहुत से लोग डुअल नेशनल होते होंगे, उसका मतलब मैं नहीं कहता कि डुअल नेशनल होना गलत है। पहली बात ये, हिंदुस्तान में डुअल नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप या तो हिंदुस्तानी शहरी हो सकते हैं या किसी और मुल्क के शहरी हो सकते हैं, आप 2 मुल्क के शहरी हिंदुस्तान में नहीं हो सकते, पहली बात। तो एज एन इंडियन मुझे ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता, आपने अपने लिए चुना है, आपको मुबारक हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई आप, ये इमरान खान साहब कहते थे ना, डुअल नेशनल कैसे मुल्क का वजीर हो सकता है, डुअल नेशनल कैसे एडवाइजर हो सकता है, डुअल नेशनल कैसे,
किसी भी गवर्नमेंट का मेंबर हो सकता है। भाई उसके स्टेक नहीं है, ये मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ कि उसके स्टेक नहीं है इस मुल्क में। जो जो उसके पास ब्रिटेन की डुअल नेशनैलिटी है, उसने उसने ओथ ली होती है क्वीन विक्टोरिया को डिफेंड करने की, ठीक है। उसने ओथ ली होती है जो बर्तानिया है वहां के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की। तो भाई ये बातें मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये बातें तो इमरान खान सब करते आए हैं। उनका तो पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट चला है नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, वो इसी बात पे तो चला है ना कि भाई आपके यहाँ पे जो एडवाइजर्स हैं, या बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या बहुत सारे जो वजीर हैं, भाई वो डुअल नेशनल है। जबकि जितने डुअल नेशनल इनकी कैबिनेट में है, इनके एडवाइजर हैं, उतने डुअल नेशनल तो आज तक ही पाकिस्तान की किसी हुकूमत में नहीं रहे। तो आप, और किराए के स्पोक्स पर्सन, ये टर्म मेरा भी नहीं है, शायद फकन अब्बासी साहब आज रात में ही यूज कर रहे थे टर्म, ये हामिद मीर के शोबे की किराए के, इनके पास हर चीज किराए की है, किराए की हुकूमत है, क्योंकि खुद तो ली नहीं है, किसी और ने ही दी है या दिलवाई है। तो किराए की हुकूमत, किराए के वजीर, किराए के एडवाइजर, तो पूरा मुल्क किराए पे। बिकॉज जिनके आपके मुल्क में दो दो पैरेलल इकोनॉमीज चल रही हैं। एक तो फौज की अपनी इकोनॉमी है, जहां पे वो जूते चप्पल भी बना रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी बना रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं, बिजली भी बना रहे हैं, पानी भी बना रहे हैं, पता नहीं मतलब दूध दही भी बेचते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पिज्जा भी तो बना वो रहे हैं। अब तो पिज्जा वाले भी आ गए। तो $20 बिलियन का तो उनका अपना खुद का एक पैरेलल इकोनॉमी है। भाई अगर उनकी एक खुद की पैरेलल इकोनॉमी चल रही अगेन है। देखें, अगेन जो हमारे मतलब हारिस नवाज, मेरे ख्याल है ब्रिगेडियर हारिस नवाज और दूसरे लोग जो है वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी बिजनेस किया जा सकता है, उसमें क्या हर्ज है अगर हमारे फौजी बिजनेस करते हैं तो। लेकिन आपके उससे मुझे पिज्जा से याद आया कि आपके ही चैनल पे जो है वो मेजर गौरव आर्या ने बात की थी आसिम सलीम बाजवा साहब की, और उसके बाद वो अहमद नूरानी के ऊपर भी एक तूफान मचा था उस रिपोर्ट का। तो उसको लेकर भी ये कहा कि आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो थोड़े से पैसे देकर और आपको जो है डिटेल्स दे सकते हैं। ये भी आपको नहीं लगता कि आप अपने चैनल के जरिए कोई अच्छी बात भी कर सकते हैं, कुछ टेंशन कम भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि दोनों कंट्रीज में और ज्यादा नफरतें और ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन बढ़े? तो अच्छी बात नहीं हो सकती? देखिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम आपके यहाँ पे आपके मुल्क को जो लूटने वाले हैं, हम आपको उनका नाम पता दे रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छी बात भाई आपका जो वेल विशर होगा सिर्फ वही आपको बताएगा कि भाई आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आप अगर आप नशा करते हो और बहुत ज्यादा नशा करते हो, और कोई इंसान आए आपके पास बैठे और बोले कि नहीं नहीं आप जो करते हैं ठीक करते हैं, आप ऐसे ही किया करें, वो आपका वेल विशर है? या जो बंदा आए और आपको 2 थप्पड़ लगाए और आपको उठा के लेके जाए और बोले कि तुम रिहैब जाओ, तुमको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, ये नशे की लत छोड़ो, ठीक है, वो आपका वेल विशर है? तो भाई हम पहले वाले वेल विशर नहीं है, हम दूसरे वाले वेल विशर है। हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये आपके यहाँ लोग हैं, ये आपकी फौज है, ये आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स है। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी जो है, उसका चेयरमैन और उसका जो सेकेंड इन कमांड है, जो इंचार्ज है, वो कौन है? एक मेजर जनरल है सर्विंग, और एक सर्विंग ब्रिगेडियर है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप सर्विंग ऑफिसर्स को नया पाकिस्तान, वो रियल एस्टेट का भाई उसमें 50,000 या 50 लाख घर बनने, पता नहीं कितने घर बनने, तो भाई उसमें पैसा है बहुत, भाई वो तो फिर कोई फौजी ही हेड करेगा ना उसको। एक ब्यूरोक्रेट, कोई सीनियर आपका 22 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट तो नहीं कर सकता भाई। 22 ग्रेड से ऊपर तो कोई ग्रेड नहीं होती पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप कोई ब्यूरोक्रेट उसका हेड बना देते हैं, लेकिन आपने नहीं बनाया कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तो अरबों रुपए इन्वॉल्व है, ये तो फिर तो फौजी हेड करेगा इसको। तो भाई अब फौज क्या मतलब, फौज का काम है कि वो मकान बना करके दे आवाम को, ठीक है, वो भी टैक्स पेयर के ही पैसे से बनाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो जो इमरान खान की खाला के घर से पैसे आएंगे और उससे जो है कि वो बनेंगे वो 50,000 या 50 लाख मकान, वो तो टैक्स पेयर के ही पैसे से वो मकान बन रहे हैं। तो भाई इतना जब पैसा इन्वॉल्व हो, तो वो हर काम फौज जब खुद कर रही है, तो ये मौके हमको फौज ही तो दे रही है ना। हम फौज ये सारे काम आपकी बंद कर दे, हम बात करना बंद कर देंगे, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, शटर गिरा दूंगा, पे चलेगा। मैं कह दूंगा नहीं भाई ये तो सादिक और अमीन लोग हो गए पाक फौज वाले, तो अब इनके खिलाफ लड़ेंगे, बात करेंगे। आपके ख्याल से भारत में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है? लेकिन एक वीडियो आपकी और आई थी बिल्कुल नहीं जिसमें चल रहा है, देखिए बिल्कुल भारत में कुछ भी सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा है। उसका रीजन है कि एवरी डेमोक्रेसी हैज इट्स फ्लॉज, ठीक है। अमेरिका की क्या, अमेरिका परफेक्ट चल रहा है? अमेरिका में क्या होमलेसनेस नहीं है? अमेरिका में क्या ऐसे लोग नहीं है जिनके पास अपनी छत नहीं है, सड़कों पे जीते?
भाई हर मुल्क के अपने मसाइल हैं, हिंदुस्तान में भी गरीबी है, गुर्बत है, इंडिया के चैलेंजेस हैं, बट इंडिया का जो सिस्टम है वो सिस्टम काम करता है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरीबडी इज अकाउंटेबल टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडिया में कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकते, जिसको कि 370 का जो एब्रोगेशन भी हुआ है वो पार्लियामेंट से हुआ है, ठीक है। वो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन नरेंद्र मोदी सो के उठा, उसने बोला कि नहीं आज से खत्म हो गया, या इंडियन आर्मी चीफ खड़ा हुआ उसने बोला कि हटाओ 370 खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसके ऊपर बात हुई, डिबेट हुई, होम मिनिस्टर बैठे, उन्होंने उसके ऊपर बात करी, ऑपोजिशन ने जो है उसको अपोज किया, बहसें हुई, और लेकिन वो हुआ पास पार्लियामेंट से। उसमें यही चीज है, यही चीज पाकिस्तान में मिसिंग है कि भाई गुर्बत होना, गरीबी होना, करप्शन होना, ये मुल्कों में होते हैं, अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, यूके में भी है, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो हम ये हमारा जो इख्तलाफ है आपके साथ वो इसी इसी मसले पे है। और जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जी चाइना को मदद करनी चाहिए दोबारा वही पहले वाला स्टेटस लेकर आने में कश्मीर में, तो हर हर जगह टीवी चैनल्स पे मैंने देखा था कि उनको कहा जा रहा था कि इन्हें गद्दार बता देना चाहिए, और इस तरह की बात क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इंडिया में, वो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते जो कि कश्मीरी हैं? अच्छा, तो आप देखिए, एक साहब होते हैं हैदराबाद में, उनका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। उन्होंने खड़े होकर स्टेज पे कह दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सारे हिंदू मार देंगे हिंदुस्तान में, ठीक है। वो आज भी इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्ट होते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि जी मुसलमान बड़ा डरा हुआ है, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं 15 मिनट के लिए, तो ये इंडिया है, डेमोक्रेसी में इस तरह के होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। अब भाई वो हम कह रहे हैं कि भाई फारूक अब्दुल्ला को जो कहना था फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया, उनको बोलने की आजादी थी, उन्होंने बोल दिया। उन जो जिनको बात पसंद नहीं आई उन्होंने अपनी बात कह दी कि भाई तो गद्दार करके उसको जेल में डाल दो। बट क्या जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या वो चीज हो गई, या जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला को अपोज करा उन्होंने जो बात कही वो हो गई? दोनों में से कोई चीज हुई? ना उसको जेल भेजा किसी ने, ना उसको कोई किसी ने अरेस्ट किया। भाई उसको बोलना था, उसने बोल दिया, उसके ऊपर डेमोक्रेसी है, इंडिया इज अ लाउड डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे चीजों में बहसें होती हैं, आप खुद यहाँ पे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, आप यहाँ के चैनल्स देखती हैं। इंडिया इज अ वेरी लाउड डेमोक्रेसी, यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई इस तरह की कोई ना कोई बात कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर उठा करके अब मोहसिन दावड़ और अली वजीर के ऊपर साल भर पहले 2 साल पहले खाक कमर मैसेकर जो हुआ था, उसमें उनको कहा गया था कि भाई इन्होंने जो है कि फौजी मार दिए, और इन्होंने जो आवाम मरी थी, जो कि सपोर्टर्स मरे थे, ये खुद इन्होंने मारे हैं, मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने। आज उनको कोर्ट से रिलीफ मिल गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके पास कोई गन, उसकी वीडियोस मौजूद है, बिकॉज देयर इज एविडेंस। तो आप मुझे बताएं ना, हिंदुस्तान में किसी ने फारूक अब्दुल्ला को गोली तो नहीं मार दी इसलिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अकबरुद्दीन कश्मीर ओवैसी की को अकबरुद्दीन ओवैसी को ये कहने के लिए कि हम सारे हिंदू मार देंगे, किसी ने गोली तो नहीं मार दी। आपके यहाँ तो एक बंदा अगर किसी क्रिश्चियन वुमन को जो ब्लास्फेमी, फॉल्स ब्लास्फेमी केस की जो केस लड़ रही हो, उसके ऊपर इल्जाम हो, उसका मुकदमा लड़ने के लिए आपके यहाँ सिटिंग गवर्नर को गोली मार दी। तो आप मैं यही कहता हूं कि आप हमें दर्श जो है टॉलरेंस का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, पाकिस्तान बिल्कुल न दिया करें। आपके यहाँ तो मुंह खोलने पे गोली मार देते हैं। यहाँ लेकिन पे तो लोग, वो एक जैसे कहना चाहिए एक तरह के जनूनी लोग हैं जिन्होंने मारा था, वो कोई गवर्नमेंट ने या कोई किसी इदारे ने नहीं मारा था सलमान तासीर साहब को। अब इस तरह के सलमान बिल्कुल तासीर के खोपड़ी के लोग सलमान तासीर साहब का जो खूनी था, ठीक है, हम्म, उसके ऊपर फूल बरसाए गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, याद है आपको उमंदर, जब वो आया था पेशी पे, वो फूल किसने बरसाए थे? आपके यहाँ के वकीलों ने, हाई कोर्ट के लॉयर्स ने। वो भी क्या आपके यहाँ हाई कोर्ट के जो लॉयर्स है वो सारे जुनूनी लोग हैं? नहीं, मतलब एक्सट्रीमिज्म आप तो है पाकिस्तान में, उससे तो इनकार देखिए, नहीं किया आप जा सकता। नहीं, एक्सट्रीमिज्म नहीं है, एक्सट्रीमिज्म आपके सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। आपके यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आपके यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो हिंदू फोबिया, क्रिश्चियन फोबिया जो आपके यहाँ स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू गंदा होता है, हिंदू अपनी औरतें जला देता है, हिंदू ऐसा होता है, मतलब आप
मैं आपको लिंक, आप तो खुद है वहां पे, आप खुद देख लीजिएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल, पंजाब पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाके देख ले आप। मतलब पाकिस्तान स्टडीज का मतलब ही हिंदू फोबिया है, उसमें होता ही कुछ नहीं हिंदू फोबिया के सिवा। तो नहीं, जब आप मैंने इतनी कभी नहीं नफरत, पढ़ा। नहीं नहीं मैम जी, मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा। उर्दू मैं उर्दू उर्दू की सुनिए, उर्दू के आपके यहाँ जो बुक्स है उनमें, पाकिस्तान स्टडीज में, हिस्ट्री में, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अलग अलग क्लासेस में हिंदू फोबिया न डाला गया हो? क्या आप मैंने इस नहीं बात से पढ़ा। इनकार नहीं? इनकार मैं कर, गवर्नमेंट, मैंने कभी नहीं आप पढ़ा। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है, तब आप क्या बात कर रही है? मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट नहीं, स्कूल्स के मैंने बुक्स सिलेबस तो में है। देखी है ना। मैंने आज भी, चले मैं कल फिर बुक्स चेक करूंगी गवर्नमेंट स्कूल्स की जाके, मैं खुद देखूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा नहीं सुना। हो सकता है किसी छोटे इलाके में या वहां पे कुछ होता हो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स देखिए में इस तरह का गवर्नमेंट लिटरेचर है। देखिए 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 गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स सेम होती है। गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं होती है कि हर प्राइवेट स्कूल की अपनी अलग बुक चल रही है। गवर्नमेंट स्कूल में सारी गवर्नमेंट स्कूल में एक ही किताब चलती है, जो उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिकॉज एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप पंजाब गवर्नमेंट की आप जाकर ये किताबें देख ना ले, आपको मालूम चल जाएगा कि इतना हिंदू फोबिया पढ़ाया जाता है स्कूल में। और नहीं, मैं बहुत ऑब्वियसली पहली देखूंगी। पहली पहली दूसरी जमात से ही शुरू हो जाता है वो, और वो 12th स्टैंडर्ड तक चलता है। क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं इस तरह से कि किसी भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन मैं फिर भी चेक मैं करूंगी। आपके यहाँ टेलीविजन पे आज से 7-8 साल पहले डिबेट हुई थी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस डिबेट का, अगर मुझे कोई लिंक मिले तो मैं आपको ढूंढ करके भेज सकूं। वो डिबेट आपके यहाँ पे चली थी, और लाइव टेलीविजन डिबेट थी, और उस डिबेट में क्लियरली इसी पे ही वो डिबेट थी। और आपके यहाँ के एक सैगल साहब थे, उनका सैगल या नैयर, नैयर साहब थे, ऐसा कुछ नाम था उनका। वो समय हायर एजुकेशन के सीनियर एजुकेशनलिस्ट थे। उन्होंने इस चीज को उठाया था कि भाई ये इतना हिंदू फोबिया हमारी गवर्नमेंट स्कूल की किताबों में भरा गया है। और उन्होंने एडमिट किया और उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूं हुकूमत को बोल बोल के कि आप इसको हटाएं, या वरना ये कौम जो है, ये आप ऐसी ब्रीड तैयार कर रहे हैं इस मुल्क में जो कि नफरत की बुनियाद पे बढ़ेगी, और ये फिर कल को जाकर के सबसे ज्यादा डैमेज आपको करेगी। बिकॉज जब वो हिंदू को मार के खत्म थक जाएगा, जब उसको हिंदू नहीं मिलेगा तो फिर वो किसी मुसलमान को मारेगा। जब मजहबी जुनूनी जब जब एक बार आ जाती है अंदर, जब हिंदू नहीं होगा तो फिर वो शिया को मारेगा, शिया नहीं होगा तो अहमदी को मारेगा, अहमदी नहीं होगा तो देवबंदी बरेलवी करके मारेगा। भाई बिकॉज आपने उसे एक्सट्रीमिस्ट बना दिया है। उसे एक न एक गद्दार चाहिए, एक न एक काफिर चाहिए। तो वो काफिर उसको वो ढूंढ लेगा, किसी न किसी में वो काफिर ढूंढता रहेगा। तो इसीलिए सलमान ताकि तो मुसलमान था ना, सुन्नी मुसलमान था, आपके यहाँ क्या गवर्नर था, उसको बिल्कुल। क्यों मार दिया? उसको क्यों मार दिया? भाई उसने ये तो नहीं कहा था कि, उसने ये तो नहीं कहा था कि आसिया बीवी ने जो किया है वो सही किया है, या आसिया बीवी जी जो ब्लास्फेमी का चार्ज है वो गलत। वो तो ये कह रहा था कि भाई उसके पास भी खुद को डिफेंड करने का राइट होना चाहिए, ठीक है, लीगल बिल्कुल। प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अगर वो चार्ज गलत लगे हैं तो उसको माफी मिलनी चाहिए, बिकॉज अगर उसने वैसा कुछ किया ही नहीं है तो उसको किस बात की सजा देंगे आप? सिर्फ इतना कह देने पर उसको काफिर मान करके उसको गोली मार दी, ठीक। तो वो नहीं, वो फसल बहुत आपकी गलत रियासत हुआ में था। तैयार की है, वो ये ये फसल चीज आपकी बहुत रियासत में गलत। तैयार करी है। बिल्कुल नहीं, ये चीज बहुत गलत हुई और ये चीज अभी तक चल रही है, और इस तरह के कई और केसेस भी हुए हैं पाकिस्तान में, जिसपे हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगेन बैक टू कश्मीर की हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आप जैसे वहाँ की जो मेन लीडरशिप है, बहुत सारे लोग अभी, बल्कि वहाँ की प्रेसिडेंट को भी आपने कोई 1 साल के बाद, मैं देख रही थी ट्विटर पे, मैं न्यूज चेक कर रही थी, 1 साल के बाद वो बाहर आप लोगों ने निकलने दिया है। तो जब आप जो मेन कश्मीरी हैं उन्हीं को बोलने नहीं देंगे, उन्हीं की लीडरशिप को बात नहीं करने देंगे, तो वो कैसे बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं? भारत और पाकिस्तान तो लड़ते रहे उनका, जबकि मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि ना भारत को बोलना चाहिए और ना पाकिस्तान को। कश्मीरियों को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो चाहते क्या है, वो किसके साथ रहना चाहते हैं या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन जो मेन वहाँ के लीडर्स हैं उन सबको तो आपने बंद कर रखा है। आपने ये बात कही ना कि ये कश्मीरियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं।
आपको पता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आपके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है? आपको नहीं पता होगा, आर्टिकल 6 लग सकता है आपके ऊपर, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, वो ये कहता है कि खुद मुख्तारी यानी इंडिपेंडेंट होने का कोई ऑप्शन कश्मीर के पास नहीं है। आपका होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भाई होना चाहिए, आप वो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नहीं है। या तो वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होगा या हिंदुस्तान के साथ इल्हाक होगा, बट जो भी प्लेबिसाइट में जो भी रिजल्ट आया था, बट इंडिपेंडेंस का कोई ऑप्शन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और जो भी शख्स इस बात से अग्री नहीं करता, उस शख्स को मतलब उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है, यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। आपके यहाँ पे वो क्या नाम है उसका, जिसने आपके पीओके के प्राइम मिनिस्टर जो है सो कॉल्ड, उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया शाहदरा पुलिस स्टेशन में लाहौर में, ठीक है। अब आप बताएं कि आपके यहाँ जो आपका पपेट प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके खिलाफ आप गद्दारी के मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, आपके अपने मुल्क में दर्ज हो रहे हैं, और आप हमसे कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों का और कश्मीरी लीडरशिप को हमने 1 साल बाद छोड़ा है। भाई मतलब खुदा का खौफ करें, आप क्या आप लोग बातें कर रहे हैं भाई। फारूक अब्दुल्ला बाहर है, वो बातें कर रहे हैं कि भाई वो हम चीन के साथ मिलकर 370 ले। फारूक अब्दुल्ला ने ये नहीं कहा कि हम चीन के साथ मिलकर कश्मीर को आजाद करा लेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम 370 वापस ले आएंगे, रहना हमें इंडिया में ही है, ठीक है। ये दिन से कि हम आजाद हो जाएंगे। तो ये देखिए चीजें, वी मस्ट ऑलवेज लर्न टू रीड बिटवीन द लाइंस। उनका जो बेटा है उमर अब्दुल्ला, वो तो अमेरिका में है, वो ऐश कर रहा है वहां पे। वो उनसे पहले बाहर निकल गया था। ही टुक द फ्लाइट एंड ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। भाई वो रहते हैं कोई उनके जानने वाले वहां उनके साथ, तो वो वहां पे ऐश कर रहे हैं। बाबूजी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम 73 ले आएंगे चाइना के साथ मिलके। और महबूबा मुफ्ती को भी छोड़ दिया है, तो महबूबा मुफ्ती भी अब है बातें करें, भाई उनको भी जाना हो अमेरिका लंदन जाना हो चली जाए। देखिए इनमें से जाना किसी को नहीं है कहीं, ये सारे रहेंगे यहीं पे, बिकॉज इन सबको पता है कि जो इंडिपेंडेंस यहाँ मिल रही है, जरा पीओके के वजीर आजम ने कुछ बोला भी नहीं और उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हो गया। अगर जो बात फारूक अब्दुल्ला ने कही है, अगर ये बात पीओके का वजीर आजम कह देता या कोई लीडर कह देता, तो वो तो गायब हो जाता। वो क्या बोलते हैं, लापता अफराद, ठीक है, वो लापता अफराद भी चला जाता वो। तो ये चीजें और लापता अफराद आपके सोसाइटी की, आपके मुल्क की एक हकीकत है। सिंधियों, बलोचों, सराइकियों, पश्तूनों, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, ऐसी कौन सी कौम है जिस कौम में लापता अफराद नहीं है? जरा आप कराची में रही हैं, जरा कराची में आप जाके देखें, क्या कराची में प्रोटेस्ट नहीं निकलते जो औरतें अपने अपने हस्बैंड की, भाइयों की और अपने जानने वालों की तस्वीरें लेकर धरने दे रहे होते हैं गवर्नर हाउस के सामने कि भाई हम इनको जो है कि आप हमारे ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। यही हाल बलूचिस्तान का है, यही हाल पख्तूनख्वा का है। पीटीएम की रैलीज में औरतें क्या इस्लामाबाद में और लाहौर में फोटोग्राफ्स लेकर के दिखाई होती अपने भाई की, अपने बाप की। तो ऐसी कौन सी कौम है पाकिस्तान में जिसमें लापता अफराद नहीं है? और वो लापता करे किसने है? रॉ ने करे भाई? वो तो लेकिन आपकी अपनी उसमें भी आंख में कर रहे कहा हैं ना। जाता है, उसमें भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, उधर बलूचिस्तान में भाई बहुत इन्वॉल्वमेंट है, और जो कराची तो बच्चे, आपको पता है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिंध में, सराइकी बेल्ट में, पश्तून रीजन में, बलूचिस्तान में, गिलगित में, बल्टिस्तान में, ये जहां जहां पे लापता अफराद है, ये क्या रॉ ने लापता कराए हैं? मतलब क्या सिर्फ, या अगर अगर रॉ ने कराए हैं तो आपकी हुकूमत कहना चाहिए था भाई हमारे लाखों बंदे गायब हैं। फिर तो नंबर वन एजेंसी रॉ है जिसने मतलब पाकिस्तान के लाखों बंदे गायब कर दिए, और वो उनको आईएसआई पकड़ नहीं पा रही है कहां गायब किए, मिल नहीं रहे वो आईएसआई को। तो ये सारी चीजें हैं। आप ये पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो ये बेसिकली ये प्रॉब्लम्स है। आप आपके इल्जाम लगा देने से चीजें साबित नहीं हो जाती। आप इल्जाम लगा दें। लेकिन एक चीज और है इसमें, हाँ बिल्कुल, मिसिंग पर्संस का इशू है पाकिस्तान में, और इसको बहुत ज्यादा सीरियसली एड्रेस करने की और देखने की जरूरत है। लेकिन एक चीज और है कि जो अगेन मैं दोबारा बात करूंगी अमजद शेख साहब की,
कि उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि बहुत दफा जैसे उड़ी का वाकया हुआ, पठानकोट या और दूसरे भी जो भी हुए इंसिडेंट भारत में और पाकिस्तान का नाम लगाया गया। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब वो पाकिस्तान आए थे नवाज शरीफ साहब की दावत के, और वो उस वक्त कोई इलेक्शन होने वाले थे और वो इलेक्शन उनको साफ पता लग रहा था कि वो हारने जा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो सब कुछ उन्होंने खुद ही करवाया भारत में और नाम पाकिस्तान का लगा दिया, क्योंकि इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वो जीते या हारे पाकिस्तान के नाम पे ही जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई इलेक्शन नहीं होता जो हम जिसमें हम भारत को बुरा भला कह के कोई इलेक्शन जीता हो। तो वो यही कह रहे थे कि जो वो वाकया जिनको आप लोग कहते हैं जी, मोदी जी कहते हैं जी पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो असल में भारत ने खुद ही कराया था ताकि मोदी जी दोबारा से पावर में आ सके। ये अमजद शेख साहब की वीडियो का मैं बता रहा हूँ। अमजद शोएब साहब से पूछ ले कि ये नारे कौन से इलेक्शन में लगे थे कि जो मोदी का यार है गद्दार है गद्दार है? ये कौन किस मुल्क के इलेक्शन में ये नारे लगे थे? क्या अफगानिस्तान के इलेक्शन में लगे थे? क्या ईरान के इलेक्शन में लगे थे? क्या हिंदुस्तान के? तो पाकिस्तान के इलेक्शन में लगे थे ना। और ये नारा मारा किसने था? ये आपके हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मारा था। उनकी पार्टी, उनकी जमात कंटेनरों पे खड़े होकर के पूरे इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे यही नारा मारते रहते, जिंदाल पहली बात तो उसका नाम जिंदल है, जिंदल को जिंदाल बना बना करके कि जिंदाल, जैसे कुलभूषण जाधव को कुलभूषण जादेव, ठीक है। वो कोई इशू नहीं, मुझे भी बहुत से लोग आरजू बोलते हैं आपके डिबेट्स में, और मैं कुछ नहीं कहती। मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मोदी का यार है गद्दार है, जिंदाल का यार है गद्दार है। जिंदाल के साथ मीटिंग हो रही थी और क्या खुफिया मुलाकातें हो रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें चल रही थी, और मोदी को हिंदुस्तान पाकिस्तान बिना वीजा के कैसे बुला लिया, ठीक है। ये सारे इश्यूज कौन से इलेक्शन में चल रहे थे? ठीक है भाई, आपके यहाँ क्या इमरान खान ने रोटी सड़क पानी की बात करी थी या गद्दारी की बात करी थी? उसने तो गद्दारी की बात करी ना कि मोदी का यार है गद्दार है। तो ये तो पहली बात, पाकिस्तानियों को ये कहना बंद कर देना चाहिए कि उनके इलेक्शन में जो है इंडिया नॉन इशू होता है। इंडिया कोई इशू नहीं होता है, इंडिया बहुत बड़ा इशू होता है। उसके नाम पे इलेक्शन जीता है भाई इमरान खान साहब। अगर मैं मान इलेक्शन जीता है, मैं मानता नहीं हूँ, बिकॉज ही इज नॉट इलेक्टेड, ही इज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। दूसरी चीज, अब कि भाई मोदी साहब ने खुद अटैक करा लिया, लेकिन कश्मीर में टेररिस्ट अटैक कब नहीं होते थे? ये पिछले एक साल में कम हुए हैं जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया। इतना पीसफुल कश्मीर तो मैंने एज अ ऑब्जर्वर आज तक नहीं देखा था कि कश्मीर में इतना पीस हो, केवल इतनी कम अटैक्स हुए हैं और टेररिज्म इतना कम हुआ हो। मेन चीज क्या है कि कश्मीर में अटैक्स हमेशा होते रहते हैं, मतलब आर्टिकल 370 हटने से पहले तक। वो हर साल भी वहां पे, हर साल कौन सा साल था कि हर दूसरे महीने तीसरे महीने, तो एक जब हर दूसरे तीसरे महीने ही अटैक हो रहा था तो इलेक्शन के पहले भी हुआ। वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ऐसा तो नहीं कि उससे पहले पिछला अटैक जो है टेररिस्ट अटैक वो कई 10 साल पहले हुआ हो, ठीक है, या पिछले इलेक्शन में हुआ हो, उस इलेक्शन से पहले। वो तो अटैक्स वहां हर तीसरे चौथे महीने हो रहे थे। भाई आईएसआई ने भी तो नौकरी करनी है ना, वहां पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी अपना KRA दिखाना है कि भाई मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है। तो ये सारी चीजें एक रियलिटी है, और इंडिया जैसी सोसाइटी में आप ये चीजें एक्सपेक्ट, बिकॉज इंडिया में अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग इदारे हैं जो अपना काम करते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक ISI है विच ओवरशैडोज एवरी अदर एजेंसी, जो FIA, NAB, जुडिशरी सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हो। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अलग अलग एजेंसीज है। अगर एक एजेंसी में मान लो कि अगर किसी एक एजेंसी ने ये करा भी दिया होता, ठीक है, तो कोई ना कोई दूसरी या तीसरी एजेंसी को उसके बारे में मालूम चल जाता और वो इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती। इंडिया में आप ये कर नहीं सकते हैं। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नाइटमेयर हो जाएगा जो कि कोई हैंडल नहीं कर सकता फिर। बिकॉज इंडिया में सारी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि सारी एजेंसीज अलग अलग लोगों, मतलब बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट करती हैं। सिर्फ एक जो एक्सटर्नल एजेंसी है आपकी प्राइम, वो और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट सिर्फ RAW करती है। और इंडिया में इस तरह की बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है। भाई आप कितने लेवल पे इंफॉर्मेशन को आप छुपाएंगे? भाई पुलिस पे लेवल पे आ जाएगी बाहर,
आर्मी के लेवल पे आ जाएगी, किसी न किसी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लेवल पे आ जाएगी, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो निकल ही जानी है खबर। और जिस तरह का मीडिया है इंडिया में, वो न्यूज मतलब ये रिस्क कोई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं ले सकती, क्योंकि उनको पता है कि कभी ना कभी ये चीज बाहर आ जाएगी, और जब वो बाहर आ जाएगी तो फिर इट विल बी अ नाइटमेयर, मतलब गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी। लेकिन जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बहुत दफा जो है वो टर्म्स अच्छे करने की कोशिश की, उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोला, उन्होंने बहुत दफा मोदी जी को फोन करने की कोशिश की, जो उन्होंने उठाया ही नहीं। लेकिन ये कि बहुत सी चीजें उन्होंने की है, फोन उठाना चाहिए, तो ऐसा गलत बात है। तो नहीं, मैं नहीं, मैं इख्तिलाफ करता हूँ, अच्छा किया मोदी ने, वरना वैसे ही इतना आपके यहाँ बिल बढ़े हुए हैं, से ISD का भी बिल बढ़ जाता, तो आपके कुछ पैसे ही बचा दिए मोदी जी ने फोन ना उठा के। लेकिन ये कि अभी भी जो बात की है मोहित यूसुफ ने, उन्होंने भी यही कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को बैठ के बात करनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, आप सपोर्ट करते हैं इस बात को? पहली बात तो मोहित यूसुफ साहब अपना माइंड क्लियर करें, उन्होंने इंडिया को दहशतगर्द डिक्लेयर कराना है या इंडिया के साथ दोस्ती करनी है? ठीक है, अगर आपके पास शवाहिद है कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, तो आप इंडिया से दोस्ती क्यों करना चाह रहे हैं? फिर तो आपको मतलब ये क्या स्टेटमेंट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक हाथ पे आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये देखें सबूत, इंडिया टेररिज्म, हमारे बच्चे हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल में, ठीक है, बलूचिस्तान में पैसे भेज रहा है अफगानिस्तान से, ये देखे, ये असलम अचू का इलाज दिल्ली के अस्पताल में कराइए, उसका बिल है, ठीक है। दूसरा हाथ आप कह रहे हैं कि नहीं साहब आप हमारे साथ दोस्ती करें, हम आके बैठे बात करें। भाई आप वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, उन सारी बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। भाई क्यों भूल रहे हैं? आपकी पाकिस्तानी अवाम की जाने गई हैं, आप मतलब क्या इतनी सस्ती है पाकिस्तानी अवाम की जाने की, भाई आप उसको भूल के हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं? मतलब शर्म का मकाम है ये आपकी आवाम को सोचना चाहिए, आपने किन लोगों को मुंतखब कर दिया है, किन लोगों को लाके बिठा दिया है जो आपकी जानों पे सौदा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम भूल जाएंगे कि आपने जो हमारे बच्चे मार दिए, आपने बलूचिस्तान में मार दिए, पख्तून मार दिए, ये मार दिए, हम सब भूल जाएंगे, आप आए हमारे साथ दोस्ती में, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नहीं तो ये चीज कब तक चलती रहेगी? ये दूसरे को मारना कब तक चलता रहेगा? ये एहतसाब कमीशन जो बनाया है इमरान खान साहब ने, मैं चाहूंगा एक एहतसाब कमीशन इंडिया के खिलाफ बनाए और एहतसाब करे इंडिया का, जाए यूनाइटेड नेशंस में, जाए अमेरिका में, यूके में, साउथ अमेरिका, पूरी दुनिया में घूमे और सबूतों को ऐसे फ्लैश करें कैमरों के सामने कि ये देखिए ये हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है हमारे यहाँ, ये सब करना चाहिए। उसमें आपके वीडियोस भी शामिल हो, हमारे वीडियोस भी शामिल करें, उसमें एक्सपोज कर दें पूरे हिंदुस्तान को। आप ये ना करें कि दोस्ती वोस्ती, नहीं, आप सबसे पहले एहतसाब करें, सजा दिलाए हिंदुस्तान को, उसके इंडिया को ब्लैक लिस्ट कराए FATF में, जैसे आजकल आपकी ISPR कर रही है ट्विटर पे ट्रेंड चला के कि #blacklist India, जैसे लगता है कि FATF ट्विटर को देख करके ब्लैकलिस्ट करती है कंट्रीज को। तो ये सारी चीजें जो है ये आप करें। आज मैं एक वीडियो प्रीमियर कर रहा था अपने चैनल पे, उसमें पाकिस्तानी ISPR के जमूरे आकर के स्पैम कर रहे थे, उसमें लिख रहे थे लाइव वीडियो में कि ब्लैकलिस्ट #blacklist India। अब इनको बेवकूफों को ये नहीं पता कि लाइव यूट्यूब वीडियोस में हैशटैग काम नहीं करते, ठीक है, बट ठीक है कर रहे हैं। आपका मतलब है मेजर गौरव आर्या को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करा दें बिल्कुल, क्योंकि ट्विटर पे अक्सर लोग लिखते हैं आप दोनों को कि आप लोग वो शोले फिल्म के जय और वीरू जैसे हैं। तो अब आपकी बातें सुनकर मुझे ठीक ही लग रहा है कि आप उनके साथ वही कर रहे हैं जो जय ने वीरू के साथ किया था। जो शोले वाकई में उस फिल्म के कैरेक्टर्स की तरह ही आप मेजर गौरव को मैं बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच वैभव जी कि आपने ज्वाइन किया और हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।